नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टैक्स सहायता में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए बहुत सारी टैक्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अभी मैंने इनकम टैक्स बेसिक्स की वीडियोस बनाई थी पहले, तो उसके मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ये पार्ट 5 है। तो इसमें आज मैं आपको सैलरी के बारे में जानकारी दूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स सहायता हमारी फर्म का नाम है और हम पैन इंडिया काम करते हैं। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, जिसका आपको समाधान चाहिए, तो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तरह के प्रोफेशनल कंसल्टेंसी या टैक्स कंसल्टेंसी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। जी हाँ, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सैलरी किसको मिलती है, किस किस बंदे की सैलरी इसके अंदर आ सकती है, या कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हम इन सब से रिलेटेड आज बात करेंगे अपने इनकम टैक्स बेसिक्स पार्ट 5 में। दोस्तों देखिए, सैलरी का मतलब क्या होता है। सैलरी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देता है वो सैलरी है। एनी कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय गिवन बाय द एम्प्लॉयर इज कॉल्ड सैलरी। सैलरी किसी भी रूप में हो सकती है। सैलरी कैश के रूप में हो सकती है, बैंक से आप पे कर सकते हो, एनईएफटी आप कर सकते हो, चाहे वो आपने किसी भी और डिजिटल माध्यम से पे करी हो, या काइंड में आप सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। सब कुछ, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया है तो वो सैलरी का पार्ट है। ये डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिल रहा है वो सैलरी होगी। अब थोड़ी सा कन्फ्यूजन को मैं और दूर करता हूँ। सैलरी बेसिकली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये चीज़ हो गई कि सैलरी जो है वो आप कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर है कैसे भी सैलरी चाहे वो प्रोवाइड हो रही हो, चाहे वो रिसीव्ड बेसिस पे हो या ड्यू बेसिस पे हो। पहला तो पार्ट ये हो गया, ठीक है, कि वो कैश बेसिस पे आ रही है या फिर वो आउटस्टैंडिंग बेसिस पे, रिसीव्ड बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे आ रही है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका हो गया कि आप एरियर्स के रूप में भी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंडर टैक्सेबल होगी। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि कुछ सालों की सैलरी थी, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पे कमीशन कभी आता है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पीछे के टाइम से या 5-6 साल 7 साल पीछे से सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जो भी उनका था एरियर बकाया था वो इस साल में मिल जाता है, तो उसको हम करंट ईयर में काउंट करेंगे। उसके लिए हमें फॉर्म्स कुछ भरने होते हैं। टैनी फॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स का टैनी फॉर्म होता है। टैनी फॉर्म आपको भरना होता है, उस किस लिए भरना होता है, ताकि आपको रिलीफ मिल सके सेक्शन 89 में। तो आज हम ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे, अभी पहले मेन आपको पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी बातें बाद में। तो मैंने आपको ये 2 आपको कैटेगरी बताई, एक तो रिसिप्ट ड्यू बेसिस या फिर एरियर्स। अब देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है। एम्प्लॉय को कोई वेजिस मिल रहा हो, वो भी सैलरी है। सैलरी मिल रही है तो वो तो सैलरी है ही, हिंदी में हम वेतन बोलते हैं। कोई भी आपको ओवर टाइम करने का कुछ मिल रहा हो, वो भी सैलरी है। कोई इंसेंटिव मिल रहा है, वो भी सैलरी है, ठीक है। कोई आपको पर्क्स मिल रहा है, टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ आपको मिल रहा है, वो भी सैलरी है। लीव एनकैशमेंट, यानी आप जो छुट्टी ले रहे हैं, छुट्टी के आपको पैसे मिल रहे हैं, वो भी आपकी सैलरी है। सैलरी के अंदर और क्या क्या चीज़ आ सकती है, प्रोविडेंट फंड, वो भी सैलरी है, ठीक है। ग्रेचुइटी मिल रही है, वो भी सैलरी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब सैलरी के अंदर ही आती हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी जो है, हमारा जो सैलरी का हेड है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें तो ठीक है आ गई, बट अब आगे क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, सैलरी के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी यानी जितनी आपको मिली, और एक हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी। तो इन हैंड सैलरी कैसे मिलती है, ग्रॉस सैलरी में से जब हम सारी अलाउंसेस या फिर जो भी कुछ कटकटाना होता है या एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो अगर हम घटा देते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारी नेट सैलरी निकल के आ जाती है। अब क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट के अंदर आ सकती हैं, जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। जो लोग किराए पे रहते हैं या जिनके पास अपना घर नहीं होता है, तो उनको एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता इसको हिंदी में बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस हैं, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस की हॉस्टल आपने प्रोवाइड कर रखा है एम्प्लॉयर ने, या हॉस्टल में वो लोग रह रहे हैं जो एम्प्लॉय है, तो उनको वो कैश में पे कर रहा है, या फिर हो सकता है वो हॉस्टल ही उसका हो, वो प्रोवाइड करा दे, ठीक है। इसके अलावा मान लो फूड अलाउंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, गार्डनर अलाउंस, ये कुछ कैश में प्रोवाइड की जा सकती है। अब अगर इन्हीं चीज़ों को आप काइंड में लेके आए तो गार्डनर आपने प्रोवाइड कर दिया, यानी एम्प्लॉयर ने गार्डनर, एक माली डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसका कोई घर खाली पड़ा था, वो उसने उसको प्रोवाइड कर दिया, कोई सर्वेंट उसने प्रोवाइड कर दिया, ड्राइवर उसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉयर ने। तो ये जो अलाउंस है ये कैश और काइंड दोनों में हो सकती है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या मिला है, ठीक है, वो अलाउंस है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे HRA है, तो HRA टैक्सेबल है लेकिन पूरा टैक्सेबल नहीं है, इसके लिए कैलकुलेशन होती है जिसको हम बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा। DNS अलाउंस टैक्सेबल होती है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस टैक्सेबल होती है, कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल नहीं होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन ये सारी टैक्सेबल है या नहीं है, ज़्यादातर अलाउंस जो हैं वो डिपेंड करती है इनकम टैक्स के हिसाब से और एम्प्लॉयर के हिसाब से, कि एम्प्लॉयर उसको किस लिमिट तक प्रोवाइड कर रहा है, उसकी कंपनी की पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पे जो मेन हमें बेसिक जो चीज़ पता लगती है वो ये है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिल रहा है वो अलाउंस है, वो उसकी सैलरी का पार्ट है, चाहे वो अलाउंस है चाहे वो कोई फंड है, और उसकी टैक्सेबिलिटी हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से करेंगे, और आफ्टर दैट हम उसको अपना इनकम में शो करके इनकम जो भी टैक्सेबल होगी उस पर हम टैक्स निकालेंगे और पे करेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकम अंडर द हेड सैलरी समझ में आया होगा, और अब से बहुत सारी चीज़ें, कुछ कन्फ्यूजन्स अगर आपको होंगी सैलरी से रिलेटेड तो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल चीज़ और बता दूं कि जो सैलरी पे एक टैक्स कट जाता है, TDS जिसको हम कहते हैं, मैंने आपसे अभी पूरे कभी TDS की बात करी नहीं है, मुझे इसके लिए अलग वीडियो बनानी है। तो TDS जो कट जाता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, उसके लिए फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है। फॉर्म 16 में बेसिकली एक TDS सर्टिफिकेट होता है, और वो TDS सर्टिफिकेट जो है उसी के बेसिस पे हम सैलरी निकाल के और टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको किसी भी जानकारी के लिए अगर मुझसे आपको संपर्क करना है तो आप नीचे दिए स्क्रीन पे जो आपको मेल ID दिख रही है, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी सजेशन और कंप्लेंट के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये मेरी वीडियो किसी के काम आ सके। धन्यवाद।